अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? हाय 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 हाय। लाइव सेशन ले रहा हूं और ये रिकॉर्डिंग भी तैयार हो रही है जिसमें मैं रिवीजन ले रहा हूं आप लोग का कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट की रिवीजन सीए सीएमए इंटर बोथ स्टूडेंट्स के लिए है और ये मैं आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाओ पूरी बातें। सीएमए इंटर के लिए मैं अलग से भी रिवीजन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पर्टिकुलरली सीए के लिए है। बट सीएमए वाले भी ये देख सकते हैं, इवन सीएस वाले भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं तो मैं पर्टिकुलरली आपके लिए एक न्यू बुक लेके आया हूं नवंबर 21 के लिए, विच इज कॉस्ट समरी बुक, जो आपको मिलेगी और उसमें आपको हर चैप्टर का नॉट समरी मतलब 1 पेज समरी जो मैं एफएम में देता हूं, समरी मतलब आपको डिटेल्ड समरी मिलेगी। एफएम में भी मैं वो प्रिपेयर कर रहा हूं क्योंकि एफएम में डे बिफोर एग्जाम बुक भी मैंने प्रिपेयर करके रखा और आपको मिला भी होगा। और उसमें क्या है, आपका एक एक पन्ने में एक एक चैप्टर मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। मैंने कॉस्ट की भी वो तैयारी की है, बट पहले 5 पन्ने में और उसके बाद 1 पन्ने में, तो सब चीज आपको मिलेगा। आपको निश्चित होकर बैठना है बस और तैयारी करनी है मेरे साथ साथ। ये जो मैंने कॉस्ट शीट की तैयारी करवाई है आपको, जिसमें मैंने देखिए टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है और कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक आ सकता है वो बताया है। मेरे सीए इंटर के किताब में कौन से क्वेश्चन कौन से रिलेटेड है वो लिखा हुआ है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लिखे हुए हैं, तो ये जरूर से जरूर आप रेफर कीजिएगा। न्यू कॉस्ट शीट से अपने 4 क्वेश्चंस थे, 11, 14, 18, 21, और ओल्ड कॉस्ट शीट से अपना 1 से लेके 21 एक्सेप्ट बिलो, जो भी नीचे छूटा उसके अलावा। तो और भी हो सकता है, इक्का दुक्का मैंने मिस कर दिया हो, बट आप वो पकड़ लेंगे जब बुक में पढ़ाई कर रहे हैं। और उनमें से मैंने 5 सम्स ओल्ड कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंट और 3 सम्स न्यू कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंट सेग्रीगेट किया, यानी 21 में सिर्फ 7 सम्स, सिर्फ और सिर्फ 7 सम्स अगर आप दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं काम खत्म। जिसमें मैंने सब चीज ऑलरेडी डाल के रखा है, इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर पेपर्स, नए सम्स, आरटीपी, एमटीपी, एवरीथिंग। आपको अलग से मेहनत नहीं करना, करना भी हुआ तो उसके लिए क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, बट इतना तो आपको पक्का से पक्का एक बार और बना के जाना है आफ्टर दी क्लास, ठीक है? ओके भैया, मैंने हर टर्म वाइज जितने टर्म आपके हुए हैं न्यू सिलेबस में जितने भी टर्म हुए हैं मई 18 से लेके अभी तक जनवरी 21 तक, ये जनवरी 21 तक जो 2 साइकिल हुए थे आपका नवंबर 20 का, वो पूरा का पूरा मैंने सम्स वाइज बताया कि कौन से टॉपिक से कब आया था। मई 18, नवंबर 18 और मई 19 में ओल्ड कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आए थे, वो भी 10-10 नंबर के। मतलब कॉस्ट शीट से पास्ट ईयर एग्जामिनेशन एनालिसिस करूं तो हर टर्म 10 नंबर आ रहा है, हर टर्म, और ज्यादातर आ रहा है 2 का ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ए कॉस्ट शीट पूछता है। तो ये तो भाई पक्का है कि 10 नंबर का हमारे टर्म में भी आने का बहुत बहुत चांस है। तो कॉस्ट शीट 10 नंबर जेब में डालने के लिए मैं ये क्लास करवा रहा हूं। अब 10 नंबर का अगर कॉस्ट शीट आता है तो भैया न्यू कॉस्ट शीट कब से आ रहा है? नवंबर 19 में पहली बार न्यू कॉस्ट शीट पूछा और उसके बाद वापस नवंबर 20 में 20 में कोई एग्जाम हुआ नहीं कोरोना काल की वजह से, तो नवंबर 20 में जैसे ही एग्जाम हुआ अगेन ओल्ड कॉस्ट शीट मिसिंग फिगर के ऊपर क्वेश्चन था, और फिर जनवरी 21 में न्यू कॉस्ट शीट के ऊपर क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैं बोलूंगा नवंबर 20 में भी ना ओल्ड कॉस्ट शीट नहीं बोल के न्यू भी बोल सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड के साथ थे शायद, तो उस वजह से अपने वहां पे भी ले सकते थे। तो ओल्ड हो न्यू हो इट नेवर मैटर्स, मैंने दोनों फॉर्मेट आपके आगे प्रस्तुत करने हैं और आपको दिखाने हैं, ठीक है? न्यू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट तो पर्टिकुलरली जनवरी 21 में आया ही था, ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट आपका आया था, ये क्या बोलते हैं उसको, नवंबर 2020 में। आइए अब डिस्कस करते हैं सारी बातें को नीचे। सबसे पहले कॉस्ट शीट, मैं ये सम्स भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा अलग से, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बट ऑलरेडी मेरे किताब में सारी सम्स है, जितने भी सम्स है आपको बुक में मिल जाएंगी।
तो आपको दिक्कत नहीं देना है। जो मुझसे नहीं पढ़े या ये वीडियो देख रहे होंगे उन्हें वो सम्स मैं अलग से करवा दूंगा। आइए कॉस्ट शीट का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कान खुले रखने हैं और एकांत में बैठ जाओ, मस्त एसी वेसी चला लो और सो जाओ, हैं सो जाओ। हाँ, क्योंकि अब मैं आपको लोरी सुनाऊंगा। भैया लोरी सुना रहे हैं तो फिर तो नींद आएगी, और तकिया वकिया ले आए, रजाई ले आए। मौसम भी वैसा होके रखा है आज तो कलकत्ता में। नहीं बाबू, आराम से सुनना, मैं सारी बातें आपको इन डेप्थ समझाऊंगा वापस से। इसके बाद आपको कॉस्ट शीट दोबारा पढ़ने का भी दरकार नहीं है। जैसे ही मैं ये सारी बातें बोलूंगा, ये किताब भी आपको मिलेगी, आपने पढ़ना है, वो 7-8 सम्स बनाना है एंड यू आर रेडी टू गो। ठीक है, चलिए। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले अपने सीखे थे कि कॉस्ट की टाइप कितनी होती हैं, और वो टाइप्स अलग अलग तरीके से अलग अलग होती है। जैसे वेरिएबिलिटी के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट सीखे थे, वैसे ही ये जाति है कॉस्ट की, एलिमेंट्स है कॉस्ट की, यानी कितने रकम के कॉस्ट है वो मैं बताया था। तो एक तरीका है एलिमेंट्स के हिसाब से तोड़ना, और वो है मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस नॉट ओवरहेड। जो गलती लोग करते थे कि एक्सपेंसेस की जगह वर्ड ओवरहेड बोलते थे, बट वो नहीं है। तो वी कॉल इट मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। भैया मटीरियल में क्या आता है, जैसे मैंने एकदम साधारण भाषा में आपको बताया था, यानी जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजेबल थिंग्स, यानी कि मटीरियल फॉर्म में जो है उनको मटीरियल में ले आते हैं। लेबर, भैया लेबर हो गया जो मैन पावर यूज कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उनकी सारी खर्चे लेबर में आ गई। तो भैया एक्सपेंस में क्या आएगा, वेरी सिंपल लैंग्वेज में बोला गया अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, क्या एक्सपेंसेस में जो मटेरियल में नहीं आएगा और जो लेबर में नहीं आएगा, सबका सब किसमें पटक देना, एक्सपेंसेस में। ठीक है भैया, ठीक है भैया, समझ गए हम आपका बात। ओके, अब ये जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है ना, ये सब दो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। क्या क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब मटेरियल कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट इन नेचर, कैन बी इनडायरेक्ट इन नेचर। भैया डायरेक्ट इन रिलेशन टू व्हाट, डायरेक्ट इन रिलेशन टू प्रोडक्शन। यानी अगर मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकता हूं कोई कॉस्ट को प्रोडक्शन के लिए, तो वो मटेरियल में आएगा, और अगर डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, और अगर मैं नहीं कर सकता तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। मैंने एक रफ एग्जांपल आपको मेरे पहले क्लास में दिया था, जिसमें अपने लोग एक आदित्य बिरला का, एलन सोली का प्रोडक्शन में गए थे। वहां मैंने आपको समझाया था डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या था, फैब्रिक था, बटन्स थे उस शर्ट के, है कि नहीं, और इनडायरेक्ट क्या था, जो वो स्केल पेंसिल्स यूज कर रहे हैं और जो लुब्रिकेंट ऑयल्स डाल रहे हैं उसके अंदर, सब कुछ जो चीज डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, निडल, तो वो सब चीज इनडायरेक्ट मटेरियल में आया था। करेक्ट, ओके भैया। नेक्स्ट अपने पढ़े थे लेबर। लेबर जैसे मैंने आपको कहा ह्यूमन रिसोर्सेज था, वो भी डायरेक्ट यानी एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन, नॉन एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन क्या क्या था भैया, जो सुपरवाइजर था वो नहीं, वो तो इनडायरेक्ट था। जो एक एक आदमी जो शर्ट बना रहा है उनको अपने लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन कर रहे थे। सुपरवाइजन ऑफ जो फैक्ट्री कर रहा था वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। जैसे वॉचमैन की सैलरी, जैसे जो सेलिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ्स बैठे हैं, वो सब नीचे आएगा, और नीचे आएगा मेरा मतलब इनडायरेक्ट में आएगा। एक्सपेंसेस जैसे कि जो भी मटेरियल लेबर में नहीं आया, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, ह्यूज नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे कि डेप्रीसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, रॉयल्टी, एवरीथिंग। अब इसमें डायरेक्ट कौन से हो गए भैया, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। पहला डायरेक्ट कॉस्ट जो कि जनरली देखा जाता है, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें था रॉयल्टी। रॉयल्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि अपने प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी देंगे उसको, तो उस वजह से रॉयल्टी मतलब भैया, जैसे मैंने बोला था कि मैंने भी एनएम शर्ट बनाया बट वो बिक नहीं रहा था, तो मेरे को एलन सोली का टैग लेना पड़ा, तो उस वजह से मैंने उनको रॉयल्टी पे की। तिवाड़ी का समोसा, भैया मुंह में पानी आ रहा, ओके। तो डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, आपको समझ में आ गया। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट वेरिएबल इन नेचर होता है और इनडायरेक्ट फिक्स्ड इन नेचर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों चीज वेरिएबल और फिक्स्ड हो सकता है। यानी अगेन डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, कैन बी फिक्स्ड, वो बात अपने बाद में किए थे सेकेंड थर्ड क्लास में, बट अभी आपको इतना माथा नहीं लगाना है। अभी एलिमेंट समझ रहे हैं, बिहेवियर वाइज कॉस्ट नहीं समझ रहे हैं। ठीक है भैया, तो इस तरीके से 6 कॉस्ट आए अपने आगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों डायरेक्ट वाले पार्ट को अपने प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, यानी जो मेन कॉस्ट जैसे स्टार्टिंग कॉस्ट होता है, जिनके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो फैक्ट्री में जैसे ही काम चालू होता है ये तीन खर्चे लगना स्टार्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस तरीके से ही आपकी कॉस्ट शीट स्टार्ट होती है। जैसे ही ये तीनों ऐड अप होते हैं इसको अपने बुलाते हैं प्राइम कॉस्ट यानी मेन कॉस्ट। अब इनके बाद अपने ऐड करते हैं सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिनको एक सम अप करके नाम बुलाया गया ओवरहेड्स, माथे के ऊपर के खर्चे यानी ऊपरा ऊपरी खर्चे। तो ओवरहेड्स इनको बुलाया गया, जो कि अगेन डिपार्टमेंट वाइज ब्रेक हुए और कॉस्ट शीट में भी उसी हिसाब से आते हैं कि भैया ओवरहेड्स हो सकता है प्रोडक्शन में लग रहा हो, फैक्ट्री में लग रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लग रहा हो, या फिर वर्क्स ओवरहेड। ये चारों नाम एक काम क्या भैया कि जो फैक्ट्री में खर्चे लग रहे हैं ओवर दी हेड्स। तो फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर लग रहे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहे हैं, उनको क्या बुलाते हैं? प्रोडक्शन, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या वर्क्स ओवरहेड। अब यही चीज अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में ले तो वो हो गया अपना ऑफिस से रिलेटेड का खर्चा। जैसे मैंने बोला ऑफिस में जो लोग स्टाफ्स बैठे हैं उनके जो पेन्स वो लोग यूज कर रहे हैं, कैलकुलेटर्स जो यूज कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट आ गया मटेरियल में। जो वो लोग अपना लेबर दे रहा है, जो लोग वहां बैठ के टेक्निकली सोच रहे हैं, स्किल्ड लेबर्स, उनका सैलरी आ गया। और जो ऑफिस का रेंट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, वो सब यहां आ गया। अब ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड आपका जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है। इट कैन बी प्रोडक्शन इन नेचर, इट कैन बी मार्केटिंग इन नेचर या जनरल इन नेचर। अगर प्रोडक्शन इन नेचर होता है तो वो सीओपी में आता है, और अगर मार्केटिंग इन नेचर होता है तो वो सीओएस में आता है, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के साथ आता है। तो प्रोडक्शन तक के खर्चों को अपने फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से जानेंगे, यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज आर वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद अपने ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड जोड़ देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है, अगर वो प्रोडक्शन नेचर का है। और जैसे ही अपने उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो सेलिंग डिपार्टमेंट का लग रहा है, और मार्केटिंग नेचर का जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, वो सब नीचे लग के सीओएस देता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, निष्ठा का एक डाउट आया सर, निष्ठा का डाउट आया कि भैया ओल्ड कॉस्ट शीट में भी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को सीओपी में इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरल इन नेचर बोला है तो नीचे ही करना चाहिए। जब तक प्रोडक्शन नहीं बोले अजम्पशन मत लेना, जनरल वर्ड आ गया तो नीचे ही लेना, क्योंकि वो वर्ड शायद नवंबर 20 में आया था और उसने उसको सेलिंग के नीचे ही लिखा था क्वेश्चन में भी, सुपर पेन वर्सेस वो, तो अपने नीचे ही लिखेंगे। चाहे वो ओल्ड हो न्यू हो, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है बाबू। मैंने पहले ही बोला था, ऊपर मार्केट, नीचे मार्केटिंग नेचर का आता है, ऊपर प्रोडक्शन नेचर का आता है। ओल्ड कॉस्ट शीट में इतना ज्यादा ये देखने को नहीं मिलता है, इसलिए फॉर्मेट में नहीं आया। न्यू कॉस्ट शीट में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट किंजल का एक डाउट है इतना तक में कि भैया पावर एंड फ्यूल इनडायरेक्ट की डायरेक्ट एक्सपेंस। अगेन निष्ठा, मैंने क्लास में भी वो क्वेश्चन नंबर 21 कराते वक्त बोला, इट इज टोटली आवर डिस्क्रिप्शन कि अपने उसको इनडायरेक्ट ले कि डायरेक्ट ले। बट जैसे मैंने बात किया और मैं बोला, आज मैं वही क्लियर करने आया हूं, पावर एंड फ्यूल के जो खर्चे हैं, जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, वो सब इनडायरेक्ट नेचर मान के आप नीचे लिखोगे, क्योंकि पावर एंड फ्यूल एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन तो नेचर ऑफ बिजनेस में मैं कैसे बोल सकता हूं, ऐसे तो डेप्रीसिएशन जैसे कि अमोर्टाइजेशन भी डायरेक्ट इन नेचर हो जाएंगे, तो नहीं, अपने पावर एंड फ्यूल जो भी खर्चे लग रहे हैं वो डायरेक्ट ना मान के इनडायरेक्ट मानेंगे, यानी दैट इज आवर डिस्क्रिप्शन। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, बहुत बड़े बड़े दिग्गजों से बात किया जो इस इंडस्ट्री में है। तो पहला जो डाउट था जो आपका लास्ट क्लास से चले आ रहा है कि भैया पावर एंड फ्यूल को कहाँ लेंगे, सम्स को फोकस ना करो तो डिपार्टमेंट वाइज यानी इंडस्ट्री वाइज चेंज होती हैं चीजें। अपने जनरली उसको इनडायरेक्ट मानेंगे, अपने को पता नहीं क्या बात कर रहा है या कौन सी कंपनियां हैं, तो अपने इनडायरेक्ट मानेंगे।
तो जो क्वेश्चन नंबर 21 में अपने ऊपर भी ले सकते थे और नीचे भी ले सकते का तो बात था, अपने इसको फैक्ट्री ओवरहेड मान के नीचे ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पावर एंड फ्यूल जैसे खर्चे को अपने को नीचे लेना चाहिए, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं। अब अगर मेरा डिपार्टमेंट ही कार बनाना है जहां पे फ्यूल इज द मेन डायरेक्ट कॉस्ट, तो बात अलग हो जाता है, इंडस्ट्री वाइज अलग बात होता है किंजल, बट अपने जनरली इसको नीचे लेंगे। क्या डर है? जैसे निडल, अब निडल हो सकता है मैं निडल से जो चीज बना रहा हूं, जैसे या फिर तुम मान लो कि कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल हो सकता है, जो मटेरियल हो सकता है जो इनडायरेक्ट इन नेचर हो कोई कंपनी के लिए और कोई डायरेक्ट इन नेचर हो कोई कंपनी के लिए, तो वी डोंट नो ना। तो इस वजह से कार बनाने वाली मशीन के लिए जो इंजन्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट इन नेचर है, वो उनके लिए रॉ मटेरियल, और अपने लिए क्या हो सकता है, वो फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है। तो कंपनी वाइज वर्क वाइज चीज डिफरेंट होती है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अपने उसको एक प्रॉपर अजम्पशन के साथ चलेंगे कि वो इनडायरेक्ट इन नेचर है। तो भैया सम्स में हमारा नंबर कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं कटेगा इस पॉइंट को लेके, ठीक है। यस, डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड्स, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, सब फैक्ट्री ओवरहेड। यस, ओके, तो इतना बात क्लियर हुआ और अपने आगे बढ़ते हैं। ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, जो अब थोड़ा कम देखने को मिलता है क्योंकि नए नए टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आ गए और उनको न्यू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट के नाम से पढ़ाया जाता है। भैया ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट कहीं हमको इंस्टीट्यूट बुक में नहीं मिला बाबू, वो चैप्टर में नहीं मिला, बट आने वाले हर चैप्टर में इवन एफएम में ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ही फॉलो होता है। जो आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे वर्किंग कैपिटल जब बनाते हैं ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉलो करता है। जब आगे कोई भी वो चैप्टर्स करोगे कॉस्ट शीट के आगे, बजट देखोगे, मार्जिनल देखोगे, एवरीथिंग में आपको कॉस्ट शीट ओल्ड स्टेटमेंट वाला से समझाया जाएगा। तो इसीलिए ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा इररेलेवेंट हो गया कॉस्ट शीट चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि इंस्टीट्यूट की किताब में पूरा न्यू कॉस्ट शीट के हिसाब से सब कुछ समझाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोनों देखेंगे। निष्ठा, सिर्फ रॉयल्टी नहीं, मैंने काफी चीज बोला है, क्या क्या बोला है बताओ। ट्रेडमार्क्स भी आएगा, मतलब कि जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, रॉयल्टी, भैया सब सेम टाइप के ही हो गए, वो बात नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग नामकरण है उस चीज का। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स है, ये सब आपके पर्टिकुलरली डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, ठीक है। जनरली इतना ही होता है और आपको देखने को मिलता भी नहीं है, ठीक है। आपके जो कंटेक्स्ट है ना बहुत लिमिटेड है इंटर में, तो उतने हिसाब से इतना ही सीखना जरूरी है, ठीक है। चलिए भैया ठीक है। अब श्वेतम का लास्ट क्वेश्चन कि अगर भैया क्वेश्चन में कंपनी का नेचर दिया तब डायरेक्ट में इंक्लूड कर देंगे ना? हाँ, अगर वो बताता है प्रॉपर्ली कि इसका वो, और आप समझ जाते हो कंपनी के इस बारे में है, इतने नॉलेजेबल हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट समझते हैं, बेसिक्स बातें ध्यान में आ गई हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या आता है भैया, वी गेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने को पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है, जो कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू इट, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग जो अपने परचेस के टाइम पे लगाते हैं, यानी फ्रेट इनवर्ड चार्जेस, ये सब 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 इसमें आ जाएगा और अपना परचेस का कॉस्ट आता है, ठीक है। परचेस के रिलेटेड कॉस्ट के लिए मटेरियल बोल के चैप्टर है जो आप अलग से पढ़ोगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी मैंने क्लास में दी थी। मैंने कॉस्ट रिलेटेड टू परचेज में आपको बोला फ्रेट इनवर्ड और जो आपका कैरेज इनवर्ड, जो परचेस से रिलेटेड कॉस्ट लगती है वो सब उसमें आ जाएंगी, खर्चे जो भी परचेस के समय लगा। हाँ, जीएसटी के ऊपर भी अपने बात किए थे कि भैया जीएसटी अगर लगा हो तो अगर जीएसटी का रिटर्न मिलता है, इनपुट मिलता है, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, अगर इनपुट नहीं मिलता है तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वी गेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर आता है डायरेक्ट लेबर और उसका दूसरा नाम याद रखिएगा प्रोडक्टिव वेजेस, एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। वी गेट प्राइम कॉस्ट,
देन वी ऐड, जैसे मैंने आपको बोला, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, एंड वी गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट ऑफ FG एंड WIP, क्योंकि यहां जितने भी खर्चे हैं ना सबके सब बोथ के लिए लेते हैं, FG एंड WIP, फिनिश गुड्स के लिए भी और वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद ना अपने सेल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल या स्क्रैप, जो भी बचा कुचा कचरा या फिर बोल लो सामान है जो मेरे काम का नहीं है और वो मेन प्रोडक्ट की तरह सेल नहीं हो रहा है, तो उनको जो मैंने खुदरी सामान बेचा उसको अपने माइनस कर देते हैं। ऑब्वियसली वी कैन सेल मटेरियल ओनली, वी कैन नॉट सेल लेबर और एक्सपेंसेस, तो इस वजह से अपने मटेरियल को जो सेल किए उसके बाद जो कॉस्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स या WIP। ग्रॉस से नेट आए, और अभी भी फिनिश गुड्स और WIP चल रहा है। इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड एक क्लास लगा था अपने को WIP का कैलकुलेशन करने पे। नेक्स्ट अपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जो पिछले साल का चले आ रहा है, इस बार कंप्लीटेड गुड्स बन गया, उसका खर्चा जो लास्ट ईयर लिए थे वो ऐड कर दिया, और इस साल जो अधूरे काम रह गए जो नेक्स्ट ईयर आने चाहिए वो माइनस कर दिए, एंड वी गेट नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ओनली फिनिश गुड्स यानी कंप्लीटेड यूनिट्स। फिर अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो मैंने बोला प्रोडक्शन नेचर का होता है, वो जोड़ते हैं, एंड वी गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन वी एडजस्ट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो पिछले साल का बन गया था और इस साल आएगा, और इस साल जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यूएशन टेक्निक सीखे थे अपने, याद आ रहा होगा, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। मैंने बोला अगर सम्स कुछ नहीं बोलता है तो वेटेड एवरेज से सम्स को कर देना। आपको अकाउंट्स में भी सीखा होगा आपने AS2 में, जहां पे अविनाश सर ने बोला होगा फीफो कर देना। तो अलग अलग जगह अलग अलग अजम्पशन के साथ चलते हैं, कॉस्ट में अपने लोग डिसाइड करते हैं वेटेड एवरेज से चलना, ठीक है भैया। इसकी भी वैल्यूएशन टेक्निक अपने एक एक करके निकाले थे। फिर आया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है, यानी सेलिंग यूनिट्स की जो खर्चे लगे। अब इस पे अलग से जो बिकने के लिए खर्चा लगता है उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या जनरल नेचर का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो आ जाता है। एंड वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो पर्टिकुलरली सेल्स हुआ है उनकी क्या खर्चे हैं। इसके बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बुलाते हैं इसको? ऑपरेटिंग, जिससे बाद जिसको आप लोग FM में EBIT भी बुलाते हैं। एंड वी गेट सेल्स। तो इस तरीके से अपने लोग को मिलता है प्रॉपर ओल्ड का कॉस्ट शीट, ठीक है। यानी ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है जो जनरली लोगों को नहीं समझ में आता है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ओके भैया, नेक्स्ट न्यू स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट में एकदम सेम प्रोसीजर, कुछ नए नए खर्चे और कुछ प्लेसमेंट्स चेंज हुए और कुछ नहीं। क्या? अभी भी प्राइम कॉस्ट वैसे ही निकल रहा है जैसे निकलता है, अभी भी वही ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP निकला, बट अब सेल ऑफ स्क्रैप माइनस नहीं हुआ, सीधा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एडजस्ट हुआ और वो ग्रॉस से नेट भी हो गया और फिनिश गुड्स ऑफ WIP गुड्स से सीधा फिनिश गुड्स में आ गया, क्योंकि मैंने WIP एडजस्ट कर दिया और कुछ भी ग्रॉस या नेट नहीं है, सीधा नेट आ गया। यानी यही ग्रॉस और यही नेट था पहले से ऑफ FG एंड फिनिश गुड्स, और सीधा नेट वापस से हो गया, ठीक है भैया। फिर आते हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन नेचर के हैं, और ये कुछ नए दो खर्चे आए। क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट और क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट। यानी जनरली आजकल क्या हो गया है, जो स्टार्टअप्स के चक्कर में पहले सब रिसर्च करना पड़ता है, डेवलपमेंट करनी पड़ती हैं, कुछ क्वालिटी टेस्ट रन्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उन सब के खर्चों को भी प्रोडक्शन के खर्चे माने गए और COP में ऐड किया गया। तो उस वजह से ये नया इंक्लूजन आया। प्राइमरी पैकिंग, हे भगवान भैया ऊपर तो देखे ही नहीं थे, एक्चुअली ऊपर इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि प्राइमरी पैकिंग ओल्ड कॉस्ट शीट में आपका रॉ मटेरियल या फिर एक्सपेंसेस में आ जाता है, क्योंकि प्राइमरी मतलब डायरेक्ट इन नेचर मान के ऊपर ले लेते हैं। बट न्यू कॉस्ट शीट में बोला गया कि नहीं भाई वो प्रोडक्शन का खर्चा है, डायरेक्ट इन नेचर नहीं लेंगे, उसको अपने नीचे जोड़ेंगे, जिसका लॉजिक भी मैंने आपको दिया था नीचे क्यों आता है। तो जो प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट है वो नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आने लग गया, कारण वो मेरा आपको बोला गया कि भैया ये वाला जो कॉस्ट है ना इसको अलग से दिखाओ और अलग से बताओ भी कि यार ये कितना लग रहा है अपना प्राइमरी पैकिंग, जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है और अपने लोग को दरकार भी है बताने का।
तो ऊपर की जगह यानी प्राइम कॉस्ट से हटके न्यू कॉस्ट शीट में प्राइमरी पैकिंग नीचे आने लगा, जिसके बारे में मैंने नीचे और एक्सप्लेन किया, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर अपने सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करते हैं, यानी कि जो सेल ऑफ स्क्रैप अपने ऊपर माइनस कर रहे थे ग्रॉस से नेट आने के लिए, वो अब अपने नीचे माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये सब खर्चे नहीं लगेंगे तब तक वो स्क्रैप पता नहीं चलेगा, जब तक क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा वो स्क्रैप पे नहीं आ सकता। तो इस वजह से सेल ऑफ स्क्रैप नीचे आने लगा। प्राइमरी पैकिंग भी क्यों नीचे आया था, वही लॉजिक भैया, जब तक ये सब खर्चे नहीं करे, क्वालिटी टेस्ट नहीं करे, उसको पैकिंग कैसे करे, तो इसलिए प्राइमरी पैकिंग नीचे आने लग गया। ठीक है, चलिए अब आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अगेन ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफ जनरल एंड मार्केटिंग नेचर ऐड किए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगेन जो प्रॉफिट आया उसको अपने क्या बुलाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड एड अप टू सेल्स। वेरी वेरी सिंपल भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भैया, स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट। सबसे पहला पैकिंग कॉस्ट या पैकेजिंग कॉस्ट, जिसके बारे में मैंने एक पूरा आधा पौना घंटा आपका लिया था क्लास में, और अभी भी मैंने उसको एकदम सिंपल भाषा में समझाया है। ये शीट्स आपको मिलेंगी तो लिखने की कोई दरकार नहीं है, सिर्फ सुनना। शीट्स क्या, बुक मिलेगा। पैकिंग कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, नेमली प्राइमरी एंड सेकेंडरी। In simple terms, primary packing are those packing without which the product cannot be sold. मतलब इसके बिना तो वह प्रोडक्ट अनसेलेबल है। जैसे मैंने बोला था ना आपका टूथपेस्ट को ट्यूब में नहीं डालेंगे तो क्या हाथ में देंगे, और ऐसे क्या निकाल ऐसी हाथ में बोलो हाथ ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। प्राइमरी पैकिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। नमक और ये सब क्या आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि एक पैकेजिंग रहेंगी प्रॉपर। चाय पत्ती इसके बिना नहीं बिकेगा। कोल्ड ड्रिंक के कांच का बोतल या कैन के बिना नहीं बिक सकता। थोड़ी ये नल चालू किए और सीधा नीचे बैठ गए, तो उस सब, हाँ वाइन शॉप्स, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जा रहे भैया, उसके बिना तो वो जाएगा ही नहीं। वाह गजब। तो भैया मेन पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट विच इट कैन नॉट बी सोल्ड, तो उस वजह से उनको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं। और सेकेंडरी पैकिंग और दोस कॉस्ट विच आर इनकट टू मार्केट और ब्रांड दी प्रोडक्ट, मतलब वो थोड़ा फड़का मारने के लिए, उसको सेलेबल बनाने के लिए जो काम करते हैं ताकि सुंदर लगे, अच्छा लगे, ब्रांडिंग कर सके वो सब। जैसे कोलगेट का ट्यूब तो ठीक है, फिर वापस उस पर एक डब्बा लगाया जाता है कोलगेट बोल के, ताकि उसकी ब्रांडिंग हो सके, तो उसको सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। जैसे कि वाइन शॉप में भी आप जाओगे या दारू के दुकान में भी आप जाओगे ना, तो वो दारू अंदर एक कांच के बोतल में, उसके ऊपर वापस से एक प्लास्टिक का कवर या फिर एक कागज का कवर रहता है जिसमें पूरा एकदम रेड लेबल एंड ऑल लिखा हुआ रहता है, और वो बिकने के लिए तैयार रहता है। तो वो मार्केटिंग इन नेचर हो गया, ब्रांड करने के लिए नेचर हो गया। ठीक है भैया। तो ओल्ड कॉस्ट शीट स्टेटमेंट में प्राइमरी पैकिंग आर इंक्लूडेड इन ईदर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर प्रोड्यूस्ड और ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड रेस्पेक्टिवली। जैसे मैंने आपको बोला, अगर इन हाउस बना रहे हैं तो ओल्ड कॉस्ट शीट में वो रॉ मटेरियल में आएगा, और अगर बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो एक और हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस में आने वाला खर्चा निष्ठा। ठीक है। Whereas in new cost sheet statement, primary packing is included in cost of production, जैसा अभी अपने ऊपर देखे। But in both old and new statement of cost sheet, secondary packing is included in selling and distribution overhead. Selling and distribution overheads में सबके सब कवर हो जाएंगे। डन डन भैया। नेक्स्ट आता है अब नॉर्मल कॉस्ट। ये मैं आज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब नॉर्मल कॉस्ट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट स्टेटमेंट। भैया ये होता क्या है? अरे भाई नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो नॉर्मली नहीं होते, अब नॉर्मल इन नेचर है, यानी कि जो जनरली देखने को नहीं मिलते। जैसे कि एग्जाम्पल अभी कोविड के टाइम का, क्या भैया, कॉस्ट अराइजिंग आउट ऑफ पेंडेमिक और कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयज ड्यू टू सडन लॉकडाउन, ये सब अब नॉर्मल इन नेचर हो गया भैया। मतलब जो सैलरी दे रहे थे अब बिना काम का, वो सब हाँ बोल सकते हो जो बेकार का दे रहे थे, मतलब लॉकडाउन हो गया फिर भी दे रहे हैं, अब नॉर्मली नेचर है, काम कुछ हो नहीं रहा है बट फिर भी पेमेंट हो रहा है। बट अगर काम करा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम करा रहे हो, तो वो अब नॉर्मली नेचर नहीं है। ऑफ कोर्स अचानक से कुछ खर्चा बढ़ जाना लॉकडाउन के टाइम, अचानक से पेंडेमिक के कारण कुछ खर्चा बन जाना, यानी इंप्लॉय लोग को और सेफ्टी देना और सब कुछ देना, तो उसमें जो जो एक्सपेंसेस लगता है वो सब अब नॉर्मल कॉस्ट हो गया।
तो अब नॉर्मल कॉस्ट का मतलब हो गया विच आर नॉट रेकरिंग इन नेचर, जो जनरली देखने को नहीं मिलता, अचानक से आता है। जैसे आप अभी इंश्योरेंस क्लेम पढ़ोगे अकाउंट्स में तो आप बोलोगे आग लग जाना, आग लगाओगे आप, खाली सम्स में आग लगाओगे, तो जो आग लगाओगे ना आप, तो उसमें क्या होता है, अब नॉर्मल इन नेचर कॉस्ट अराइज होता है। तो वो सब जो अब नॉर्मल इन नेचर कॉस्ट होते हैं जो आपको सम्स में मिलेंगे, एक दिन मेरे को किंजल ने पूछा भी था, वो पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट नहीं बनता। करेक्ट किंजल? कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, कॉस्ट शीट में, कॉस्ट में इंक्लूड होगा, कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होगा। अब नॉर्मल कॉस्ट ना आपका कॉस्ट शीट में नहीं आता, वो फिर बाद में आएगा पीएल में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉस्ट में इंक्लूड, नेट प्रॉफिट निकालते समय सब आएगा, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय नहीं आएगा। अब नॉर्मल कॉस्ट नीचे आएगा, बाद में पीएल में आएगा। ठीक है, ठीक है निष्ठा, किंजल, क्लियर? नहीं, कॉस्ट शीट में नहीं आता है। अब नॉर्मल इन नेचर जो कॉस्ट होगा वो नहीं आएगा किंजल, निष्ठा। क्यों आएगा? अब नॉर्मल कॉस्ट है, पैंडेमिक के समय जो अचानक से कॉस्ट लगा पैंडेमिक के कारण, क्या पैंडेमिक हर साल आता है? 100 साल में एक बार आता है, तो वो सब अब नॉर्मल इन नेचर है। आग क्या हर साल लगता है कंपनी में? नहीं, तो उसकी जो भी आपको कॉस्ट लगती है, जो उसकी रिकवरी होती है, सब पीएल में आता है। तो पैंडेमिक के कारण जो नुकसान हुआ, अच्छा जो आम्फन आया उसके कारण मेरे फूफा जी का तो पूरा दुकान नीचे जो गोडाउन में था पानी भर गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब खराब, तो वो सब जो कॉस्ट लगा उस समय, वो सब के सब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेंगे, पीएल का पार्ट बनेंगे। हाँ, तो नीचे आएगा, तो कौन बोला? अम्फन के टाइम जो हुआ, पैंडेमिक के टाइम जो हुआ, कॉस्ट तो इनकर होगा। आग लग गया, पूरा पूरा इंडस्ट्री जल गया कोई, तो तब जो चीज अब नॉर्मल इन नेचर है। यस निष्ठा, कोई को इफेक्ट हुआ, कोई को इफेक्ट नहीं हुआ ना। तो पेंडेमिक के कारण जो जो नुकसाने हुए वो सब आएंगे इसमें। ओके भैया, अब नॉर्मल इन नेचर है और वो नीचे आएंगे, मतलब कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं पड़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नॉर्मल कॉस्ट आर नॉट जनरली इन नेचर। क्यों होता है पता है आपको? मालूम ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताता हूं, सुनना। कॉस्ट शीट एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट है जो हमको आज नहीं पता कल क्या हो रहा है, पहला बात। तो दूसरा बात, जो पुराना भी हुआ है अगर मैं उसमें अब नॉर्मल इन नेचर का कॉस्ट ले लूंगा और मैं नए साल का सोचूंगा, तो मैं अगर पुराने को रेफर करता हूं तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो अब नॉर्मल कॉस्ट पिछले साल हुआ वो हो सकता है अगले साल भी हो। ऐसा थोड़ी है हर साल पेंडेमिक आएगा। तो वो जो अब नॉर्मल नेचर के कॉस्ट होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते, उनको नीचे लिया जाता है अलग से, जो पर्टिकुलरली एक पीरियड में होता है। तो हर साल का जो कंपैरिजन है, अदरवाइज तो कंपैरिजन बहुत खराब हो जाएगा और एस्टिमेशन बिगड़ जाएगा। सोचो, प्रैक्टिकली सोचो निष्ठा, ठीक है? अब सोचो जो मैंने बोला, कंपैरिजन कर नहीं पाओगे आप, कॉस्ट शीट का प्रॉपर कंपैरिजन नहीं होगा, एस्टिमेशन फेल कर जाएंगे आपके। आपको लगेगा अरे इतना भारी खर्चा आ गया, तो अगले साल भी आएगा, अरे अगले साल नहीं होगा क्योंकि हर साल पेंडेमिक नहीं होगा, हर साल लॉकडाउन नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है सब्सिडी, ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स। एनी सच टाइप ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और आर होगा, ये और नहीं होगा, आर रिड्यूस्ड फ्रॉम दी कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब क्या भैया कि अपने लोग को जो भी कॉस्ट आएगा उससे अपने रिड्यूस कर देंगे वो सब्सिडी अमाउंट। सपोज मेरे को रॉ मटेरियल परचेस करने में जो सब्सिडी मिला, यार ये रॉ मटेरियल जनरली गवर्नमेंट अपने को सब्सिडाइज कर दिया, या फिर कोई ऐसा एसेट अपने काम ले लिए जो कि गवर्नमेंट बोलता है अगर तुम करोगे तो मैं सब्सिडी दूंगा। जैसे कि अगर अपने सपोज नया काम करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये सब आप टैक्स में पढ़ेंगे, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहां जाके अगर मैं काम करता हूं ना तो मेरे को और बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि आपने हट के काम किया, आपने इंडिया का
डेवलपमेंट के लिए अपना घर बार छोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में काम चालू किया, या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का प्राउड हो रहा है, तो उस वजह से आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट देता है वो आपका जो मशीन खरीदा, जो भी खरीदा, उससे वो कम हो जाता है कॉस्ट, और यानी डेप्रिसिएशन कम आएगा हर साल। डन। तो जो भी कॉस्ट आपका लगा वो सब्सिडी, ग्रांट, वो सब चीज रिड्यूस करके आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे, यानी वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट से रिड्यूस हो जाएगा। Say for example, if subsidy is received for raw material, then the amount of subsidy shall be reduced from the cost of raw material. निष्ठा का लास्ट डाउट, नीचे लिख देंगे कि कॉस्ट शीट के आफ्टर COS क्या, लेकिन इंक्लूड होना चाहिए सर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज अगर अज्यूम कर रखा है तो सेल्स निकालेगा कॉस्ट पे परसेंटेज कैलकुलेट करके। अरे निष्ठा बहना सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेल्स थोड़ी है अल्टीमेट, ये तो आपका ये है, आप जो सेलिंग प्राइस चार्ज करना चाहते हो कंज्यूमर से, और ये कंज्यूमर से अगर आप चार्ज करना चाहते हो या आपने चार्ज किया हो, उससे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता है। आपका तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स, वो तो अलग खर्चे भी लेते हो, और भी कितने रकम के खर्चे बचे हैं अभी, सारे फाइनेंशियल कॉस्ट तो बचे, तो आप क्या बोल रहे हो भैया फाइनेंशियल कॉस्ट भी ले लीजिए ऊपर, ऐसे थोड़ी होता है। ये कौन सा प्रॉफिट निकाल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, धंधे का प्रॉफिट। तो धंधे में अगर अचानक से कभी अकाल आ जाए तो वो हर साल नहीं होता, तो उसके कारण मैं सेल्स का अजम्पशन चेंज नहीं कर सकता कि माल महंगा बिकेगा या सस्ता बिकेगा, वो उस साल हुआ होगा, अगले साल हो जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सेल्स का परसेंटेज है दैट इज इग्नोरिंग दैट अबनॉर्मल कॉस्ट। ऑब्वियसली आई कांट अज्यूम एवरी ईयर की पेंडेमिक हो जाएगा, चलो प्रॉफिट बढ़ा के बेचते हैं। इस साल जो माल 100 रुपए में बिका अगले साल 200 रुपए में बेचेंगे, या पिछले साल जो 200 रुपए में बिका 2020 में क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, इस साल भी 200 में बेचेंगे। नो नो, बिल्कुल निष्ठा कॉल भी कर सकते हो, बट आप समझो ये जो अबनॉर्मल आइटम इन नेचर है, ये नुकसान सहना पड़ेगा हमको। हम कस्टमर से कैसे इतना जल्दी चार्ज करें, और करोगे भी तो वो आपका नेट प्रॉफिट से रिड्यूस होगा, वो आपका कंज्यूमर से रिसीवेबल नहीं है, वो आप आगे आने वाले टाइम पे एक्चुअली चेंज कर देना। हो सकता है कोई बोल देगी नहीं मेरा दाम बढ़ गया, बट आपने क्या दाम बढ़ाया था? आप अभी भी चावल सब चीज उतने ही दाम पे, वो तो मार्केट सप्लाई नेचर के हिसाब से जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ा। तो पैंडेमिक आने से क्या ब्रेड का दाम बढ़ा आपके? आप नीचे जाके चिप्स का दाम बढ़ा? कंज्यूमशन तो डिमांड तो बहुत हाई हो गया था ना। तो वो पैंडेमिक के कारण जो नुकसान या फायदा जिनको भी जो हुआ, वो चीज के कारण अपने ये नहीं बोल सकते सेलिंग प्राइस चार्ज चेंज कर दो। अरे तो एक हो सारा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है निष्ठा? क्या दवाई में इतना फर्क पड़ा, उल्टा बिका है ज्यादा? क्या फूड इंडस्ट्री को फर्क पड़ा, उल्टा ज्यादा बेनिफिट हुआ? रेस्टोरेंट खराब हुआ बट ग्रोसरी हिट हो गए। तो वो बात मत कीजिए। कई लोग ने अब नॉर्मल गेन कमा लिया, कई लोग ने मास्क का काम चालू कर दिया, तो क्या वो हर साल ये सोचेंगे क्या कि हम मास्क का काम करेंगे, कॉस्ट शीट में प्रॉफिट बढ़ा दो? तो वो सब अब नॉर्मल इन नेचर है, रेगुलर टाइप ऑफ बिजनेस में नहीं होता। नॉर्मल इन नेचर नहीं है, ऑपरेटिंग इन नेचर नहीं है, नीचे आएगा। सोचिए थोड़ा निष्ठा, सोचिए सोचिए। पेंडेमिक में भी वही बात होगा निष्ठा, तुम बोल रही है जो तुमको समझना होगा, ठीक है कोई बात नहीं, बात करेंगे अलग से। पेनल्टी फाइन, चलो अच्छा है, इतना डिस्कस करने से मजा आता है। पेनल्टी फाइन, डैमेजेस एंड डीमरेज। डीमरेज भी एक तरीके का डैमेज के तरीके का होता है, जो आप लोग सोचेंगे स्पॉइलेज जैसे होता है ना, कई बार ऑयल्स जाती हैं, या जैसे ट्रक जा रहा होता है जिसमें बोलते हैं ना इफ्लेमेबल वेमेबल बोल के, इतना बड़ा बड़ा डब्बा जाता है और आपको डर लगता है, गाड़ी आसपास रहता है तो कई बार लीकेज होता है, कई बार कुछ माल गिर जाता है, कई बार स्पॉइलेज निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। बड़े बड़े शिप्स में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पॉइलेज होता है। तो जो डीमरेज और आपका डैमेजेस का जो चार्जेस होता है ना, दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। अगेन ये सब टाइप के नहीं होते। अगर नॉर्मल इन नेचर है तो वो ऑटोमेटिकली पहले से हो जाता है,
वो आप पहले से कैलकुलेशन में सोच के रखते हो, बट जो पेनल्टी लग गया, फाइन लग गया, रास्ते में गाड़ी चला रहे रुकवाया, 5 टन का माल ले जाना था आपने 60 टन का लेके गया, पेनल्टी लगेगा। तो ये सब अगेन एक तरीके का कॉस्ट है जो इंक्लूड नहीं होता है, ये सब ऑपरेटिंग के बाहर आता है। तो इस वजह से पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट स्टेटमेंट। मैंने ये नहीं बोला कॉस्ट का पार्ट नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं आता है, नीचे आता है। पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस जो भी हो गया, ये भी एक तरीके से क्या हो गया, अब नॉर्मल इन नेचर। फाइन्स हर बार नहीं लगता, ठीक है ना। अब आप जानबूझ के चोरी ही कर रहे हैं हर बार तो बात अलग है, बट वो बिजनेस को थोड़ी बताएंगे। चलो, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल कॉस्ट। इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। इसके लिए भी मैंने काफी ज्यादा मेल किया था इंस्टीट्यूट को, तो रिप्लाई आ भी गया है और मैंने दिग्गजों से बात की और मैं आज आपको समझा रहा हूं। ध्यान से सुनना, आपको ज्यादा मजा आएगा ये समझ के जब आप अकाउंट्स भी और अच्छे से पढ़ लोगे। देखो क्या बोल रहा है, इफ एनी इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट आर इनकर्ड ड्यू टू लोन टेकन फ्रॉम थर्ड पार्टी for acquisition of any asset related to production, then such cost shall be included in office and administrative overhead of general nature, that is it shall be shown as a separate item of cost of sales। क्या बोला भैया, आपने सुना है ना। उसके लिए आपको लास्ट लाइन पहले पढ़ना होगा। क्या बोला, इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर पर्पस shall not be a part of, क्या लिखा बताइए, पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। दिग्गज लोग का ऐसा बात होता है ना निष्ठा, जो लोग इस लाइन में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि कोई टीचर खराब है कोई टीचर अच्छा है, मेरे लिए एक ही भगवान है और वो है आलोक चक्रवर्ती सर। ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड द सेकेंड वन इज कुंडू सर। आपको मालूम है ये सब बात मैं कुंडू सर से भी पूछता हूँ, डिस्कस करता हूँ, भैया वो तो कॉस्ट नहीं पढ़ाते। इट इज नॉट दैट कॉस्ट पढ़ाते हैं कि नहीं, आलोक सर भी अब इतना नहीं पढ़ाते, उनका तबीयत बहुत खराब चल रहा है। बात पढ़ाने का या नहीं पढ़ाने का नहीं आता, बात एक्सपीरियंस का आता है। दिग्गज लोग मतलब एक्सपीरियंस, हो सकता है आपके पापा ये बारे में जानते हो क्योंकि उनके पास उसकी एक्सपीरियंस है टाइम के कारण। तो हम वो एक्सपीरियंस कभी गेन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं गेन कर सकता, सिर्फ पता कर सकते हैं उनसे वो एक्सपीरियंस लेके। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि आप कभी भी कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी पढ़ते हो ना, तो आपका जो उम्र है उससे आप और जितने उस बुक का वो जो बच्चा या आदमी जितने साल का था उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। वेरी नाइसली सेड बाय समवन कि इफ यू रीड अ बायोग्राफी द एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन इज ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड टू यू। मतलब वो जो गलतियां या जो काम किया वो आपको भी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ वो धीरू भाई अंबानी की पॉलिएस्टर प्रिंस जरूर पढ़ना, मतलब उससे आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने को मिलता है काफी चीज। तो आई लव दिस पर्सन, क्योंकि ये लोग आज कुछ भी हो, ये दोनों सर मेरे को बहुत हेल्प करते हैं कि बाबू ये ऐसे समझ ऐसे समझ, ये देखिए ऐसे सोचते हैं अपने। इट टुक मी हाफ एन आवर टू टॉक विद आलोक सर अबाउट दिस मैटर एंड ही ऑल्सो गैदर्ड मैनी बुक्स कि यार चलो चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं नवनीत, सोचते हैं इस बारे में कैसे इनको बच्चों तक पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने और मैंने बैठ के ये चीज डिस्कस किया और अल्टीमेटली ले डाउन किया कि इसका क्या मतलब है और कैसे इस चीज को समझाया जाए। अब सुनना मेरा बात, इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मेरी एलन सोली की बिजनेस है, मैंने एक एसेट यानी कि एक मशीन जिसमें एलन सोली का वो बनेगा सामान, यानी शर्ट पूरा मशीन में बनेगा, 5 लाख रुपए का मशीन लिया। 5 लाख रुपए का मशीन लिया, क्या प्रोडक्शन से रिलेटेड है? मशीन तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है भैया, ठीक है। एनी एसेट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने उसका एक्विजिशन किया लोन लेके थर्ड पार्टी से, ठीक है। वैसे ही मैंने एक जगह लिया, एक भाड़े पे जगह लिया, उसकी जगह मैंने वो जगह ओनरशिप पे लिया। क्या लिया? एक जगह ओनरशिप पे लिया। बट वो ओनरशिप पे लेने के लिए मैंने खुद का फंड्स यूज नहीं किया, मैंने नॉन इक्विटी फंड्स जैसे कि क्या लोन लिया एक थर्ड पार्टी से और ये जगह भाड़े पे ले लिया। अब भाड़े पे नहीं, खरीद लिया। तो क्या मैं
इस जगह को जब खरीदा तो मैं एक इंटरेस्ट दे रहा हूं, लोन लिया तो क्या मैंने वो एसेट लिया तो एक इंटरेस्ट दे रहा हूं? यस। अगर मैं ये इंटरेस्ट नहीं देता, यानी ये लोन लेके नहीं खरीदता, तो मैं क्या पे कर रहा होता? बताओ, सोच के बताओ, मैं क्या पे कर रहा होता? सोच के बताना, सोच के बताना, तब मैं आगे बढ़ूंगा। सब कोई सोच रहे होंगे, जो वीडियो भी कर रहे हैं बाद में, सोच के बताना। दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट जो अभी इंस्टीट्यूट ने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट भी एडवांस हो रहा है। पहले ये सब चीज नहीं था, क्योंकि पहले इतना टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में सोचता नहीं था, क्योंकि अकाउंट्स में आप टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिफाइंग एसेट्स, जो इधर आप पढ़ोगे बोरोइंग कॉस्ट AS 16, तब जाके आपको और क्लियर होगा। बट अभी मैं जितना समझाना चाहता हूं आपको सब समझ में आएगा, लेमैन के हिसाब से मैं समझाता हूं। सोच के बताओ। वेरी 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 गुड, वेरी 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 गुड। सबका एक आंसर आ रहा है कि भैया वो जो भी लोगे ना आप, जो भी करोगे ना आप, वो आपका लगना है। कैसे? रेंट बोल के। वो आपका लगना है क्या बोल के? रेंट बोल के। वेरी वेरी गुड। मैं भाड़े पे लेता और रेंट का खर्चा मेरा आता ओवरहेड्स में। अब वो कौन से ओवरहेड्स में आता वो अलग बात है, ओवरहेड्स में आता। अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट को जो मैंने रेंट बचाने के लिए इनकर कर लिया, तो वो भी क्या है? एक रेंट ही है। दैट फाइनेंशियल चार्ज विच आई एम पेइंग इज नॉट फॉर एनी बोरोड फंड्स फॉर कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मैं ऐसा लोन ले रहा हूं जो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए लिया कि धंधा चालू करना, चलो लोन लो, पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं लिया, पर्टिकुलरली कोई पार्ट के लिए नहीं लिया, एज अ होल कंपनी के लिए लोन लिया चालू करने के लिए, उसकी यूज डिफाइंड नहीं है, तो वो बोरोड फंड्स के नाम से जाना जाता था, जो अपने एक सम्स जैसे मैंने 13 नंबर मार्क कराया, उसमें स्पेसिफाइड लोन नहीं है वो। तो वो किधर आएगा? वो किधर आएगा? उसका खर्चा अपने फाइनेंशियल कॉस्ट में लेंगे। यानी कहां लोगे? EBIT के नीचे, इंटरेस्ट बोल के। वो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। बट जो डायरेक्टली रिलेटेड है, नॉन इक्विटी फंड्स यूज किया मैंने, यानी कि लोन लिया ताकि एक एसेट एक्वायर कर सकूं थर्ड पार्टी से लोन लेके, तो उसका खर्चा अपना इंस्टीट्यूट ने पहली बार इसको और स्पेसिफाई करके बोला कि यार इसको इंक्लूड कर देना। कहां पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स से पहले एक अलग सेपरेट आइटम दिखा के। क्यों भैया COP से पहले क्यों नहीं? ये एक नया आइटम आया है और इसको बोला गया कि जनरल नेचर का मान लेना ओवरहेड्स, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो ऑफिस ओवरहेड अपने जनरल नेचर का लिखते हैं उसके नीचे सेपरेट आइटम दिखा देना। यानी कि जो भी कॉस्ट अपने इनकर करेंगे ये इंटरेस्ट का या फाइनेंशियल चार्जेस का, अगर वो पर्टिकुलरली, वेरी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान से सुनना, वेरी वेरी 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। क्या क्या बोला? कि भैया थर्ड पार्टी से लोन लिया, किसके लिए? एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और उस पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज अगर मैंने बोरोड फंड्स फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर पर्पस लिया है, चलो धंधा स्टार्ट करना है, लोन लेते हैं, पता नहीं क्यों बस लोन ले रहे हैं और ब्याज देने वाले हैं, क्योंकि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, नॉट पर्टिकुलरली उसी के मामले में लोन लिया, तो भैया क्या होता है? भैया अल्टीमेटली तो आप लोन लिखाओगे तो कुछ ना कुछ तो एसेट लोगे ही। अरे हाँ, तो क्या वो पर्टिकुलरली प्रोडक्शन से रिलेटेड है? हो सकता है मैंने 10 रकम का जमीन खरीदा या 10 चीज लिया उससे, बट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड सिर्फ 1/10 था। हाँ, तो वो 1/10 पोर्शन आपका आ जाएगा किधर? ऊपर, और बाकी 9/10 पोर्शन नहीं आएगा, बाकी 9/10 पोर्शन नहीं आएगा। बोलो समझ में आ रहा है आपको मेरा बात? लेकिन एंटिटी जिसके पास खुद का प्लांट एंड मशीनरी है विदाउट टेकिंग एनी लोन, उसका कॉस्ट तो कम होगा ना, फ्रॉम दैट एंटिटी को लोन पे यूज कर रहा होगा। नहीं समझा निष्ठा आपका बात? कंज्यूमर से क्या मतलब है? अरे निष्ठा आप समझ नहीं रहे हो। एवरीथिंग हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
आप जो भी प्राइस रख रहे हो, आप तो कहाँ एफएम में चले जा रहे हो घूम के निष्ठा। सुनो मेरा बात, ये सब क्या चल रहा है? ऑब्वियसली मेरा खर्चा है, अल्टीमेटली तो अगेन इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है सब चीज में। और मार्जिन सब कंपनी की सेम होती है क्या सब 10% ऑफ द कॉस्ट लेते हैं क्या? कोई कंपनी कुछ लेता है, कोई कंपनी कुछ लेता है। आप ऐसे अगर सोचोगे तो आप सोच रहे होगे कि हर कंपनी सेम प्राइसिंग रखती है, कभी नहीं रखती है। 10 आदमी के पास जाओ, 10 प्राइसिंग टेक्निक है। हाँ, कोई के कॉस्ट बड़ा है, ज्यादा है, कोई का नहीं है। आज आप हमारे नवीन क्लासेस में अगर आते हो तो हो सकता है हमारी खर्चे कम है, और वहीं आप अमित सर के पास जाओगे, उनका कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि उनका खरीदा हुआ जगह, तो वो तो देखेंगे मेरा रेंट नहीं लग रहा है, फीस कम रखो। नवनीत मुंद्रा का रेंट लग रहा है, फीस ज्यादा रखो। अरे ऐसे नहीं होता, उनका भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ही। आज अगर वो जगह यूज कर रहे हैं तो ब्याज खो रहे हैं तो ओके, एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस सेंस में मत देखो, यहां अपने कॉस्टिंग कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकाल रहे, फाइनेंस नहीं सोच रहे। यहां मैं ये सोच रहा हूं, हाँ जाओ, उससे क्या मतलब है, जाओ, मेरे को क्या है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा कॉस्ट ज्यादा है। आज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक्स टीचर का फीस अगर 9,000 है और एक्स टीचर का फीस 8,000 है, क्या आप 8,000 वाले के पास हमेशा जाओगे? 9,000 वाले के पास नहीं जाओगे। मैंने अपना ही फीस लिया है। क्या 9,000 वाले के पास नहीं जाओगे? 8,000 वाले के पास जाओगे? ऐसे तो n नंबर ऑफ टीचर्स बैठे, तो वैसे काम नहीं होता है। आप और भी चीज देख रहे हो कि यार अगर वो पैसा चार्ज कर रहा है तो पक्का उसके पीछे 10 रकम का वो सर्विस भी दे रहा होगा या कॉस्ट इनकर हो रहा होगा और प्रोडक्ट वैसा दे रहा है, वो मत देखो आप। ठीक है, हाँ सर। तो बोलो, आपको इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल कॉस्ट समझ में आया? जाओ ना, कौन दिक्कत कर रहा है? मैं क्या मना कर रहा हूं, आप जाओ, कस्टमर जो करे। मेरा खर्चा लग रहा है, मैं क्या करूं? मेरा जो खर्चा लग रहा है मैं क्या करूं? तो भैया ये जो सम्स है ना, कौन सा, जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें उन्होंने इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्ज पेड, याद है आपको? मैंने बोला था नहीं आएगा, बट इंस्टीट्यूट ने इसको इंक्लूड किया था। तो भैया मेरे को कैसे पता चलेगा ये किस पर्पस के लिए है? यानी अगेन अजम्पशन। मैं चाहूं तो इंक्लूड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इंक्लूड नहीं करूंगा। तो भैया उन्होंने इंक्लूड किया, यानी देखना उनके जो सॉल्यूशन है ना, उन्होंने उसको नॉन इक्विटी फंड इन नेचर मान के इंक्लूड किया। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल चार्जेस को डायरेक्ट इन नेचर, यानी सॉरी डायरेक्ट बोल रहा हूं, उस नेचर का मान के कि नॉन इक्विटी फंड जनरेटेड फ्रॉम थर्ड पार्टी लिया है लोन और इसके लिए प्रोडक्शन के लिए यूज करके इसको यूज किया। तो भैया मैं चाहूं तो लूं, मैं चाहूं तो ना लूं। हाँ, अगेन यही बात हो गया जो अपने ऊपर किए थे। किस पे? ये अमाउंट ऑफ पावर एंड फ्यूल, अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ मोल्ड एंड पैटर्न, सब चीज नीचे आएगा। तो अजम्पशन पे डिपेंड करता है, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिया तो इसका तोड़ भी निकालना होगा क्यों लिया, तो मैंने आपको बता दिया। दिखाता हूं आपको इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दिखाता हूं आपको, है मेरे पास पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का टॉपिक। आओ दिखाता हूं, आओ भैया, चलिए इंस्टीट्यूट के साइट में, स्टूडेंट्स में, बीओएस नॉलेज पोर्टल में, इंटरमीडिएट कोर्स में, कॉस्ट में, स्टडी मटेरियल में, फॉर May 21 ऑनवर्ड्स उसमें उन्होंने चेंज किया। जैसे मैंने आपको बोला उससे पहले ये बात नहीं था, और उनमें भी ये सवाल है पर्टिकुलरली। ये देखो, ये वाला तो क्वेश्चन है। हाँ ये देखो, मैंने जो वर्ड लिखा ना आपको बुक में, ये देखो, फॉर यूजेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स है, यहाँ वर्ड ही लिख दिया, वर्ड ही लिख दिया, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं किया। बट यहां पे लिखा हुआ है, मैंने अपने सम्स में बात नहीं लिखा, इसीलिए उन्होंने इसको देखो इंटरेस्ट में ले लिया कॉस्ट ऑफ सेल से पहले। अपने चाहो तो लो, अपने चाहो तो ना लो, क्योंकि अपने ऊपर वो बात नहीं लिखे थे। समझ में आया? इंस्टीट्यूट के बुक में साफ साफ इस सम्स में लिखा हुआ था,
बट मैंने जब ये सम्स आपको दिया ये बात नहीं लिखा ताकि ये अजम्पशन आपको समझा सकूं। तो अपने दोनों तरीके से चल सकते हैं। यदि ये बात लिखा हुआ है नॉन इक्विटी फंड, जैसे मैंने आपको बोला कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट बनने के लिए नहीं, एक लोन लेने के लिए काम हुआ है, तो वो ऊपर आएगा। जो भाषा में इंस्टीट्यूट ने समझाया ना वो कभी समझ में ही नहीं आएगा आपको। देखो, इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ नॉन यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड्स एंड इंसिडेंटल कॉस्ट, इंसिडेंटल मतलब डायरेक्टली इंसिडेंटल कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन अरेंजिंग दोज फंड्स, मतलब जो भी खर्चा लगा वो फंड इंसिडेंटल टू काम करने के लिए, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन सीओपी बट दैट शैल बी प्रेजेंटेड इन कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, अदरवाइज नहीं होगा। वेरी गुड किंजल, अब समझ गया, सारा बात समझ गया इन्होंने, वेरी गुड। क्या ये डाउट्स क्लियर हुआ आपका? ये पर्टिकुलर सवाल में 30 पॉइंट थे जिससे काफी चीज क्लियर हुआ। जो पहला बात मैंने आपको बोला क्या कि भैया इन्होंने जो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स और पावर फ्यूल लिया है दोनों जगह जा सकता है। एक्चुअली मोल्ड्स और पैटर्न्स क्या होते हैं ना, पर्टिकुलरली डायरेक्ट इन नेचर भी होते हैं, बट अगेन मेरा तो मशीन भी डायरेक्ट इन नेचर है क्योंकि वो मेरा उसी को बनाने के लिए काम आ रहा है। तो वो जो मोल्ड होता है ना वो पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, तो इसीलिए वो चीज डायरेक्ट इन नेचर मान के लोग ऊपर लिख दिया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है नहीं है, तो मैं उसको नीचे भी ले सकता हूं। तो ये दोनों खर्चा के बारे में जैसा मैंने आपको अजम्पशन बोला, वैसे ही इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस पेड के लिए भी एक अजम्पशन है जो मैंने अभी आपको सिखाया। इंस्टीट्यूट ने जो सम्स दिया था सेम जो मैंने आपको दिया, एकदम सेम यही वाला सवाल। देखो अर्नव, मैंने इधर एक वर्ड गायब कर दिया था जो कि था फॉर यूजेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, जो इंस्टीट्यूट ने ऊपर यूज किया। तो अगर वो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए नहीं ले रहा है नॉन इक्विटी फंड, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का फंड नहीं बना रहा है, स्पेसिफिक फंड है, तो उस वजह से अपने लोग उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मतलब सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंक्लूड कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या डन है? स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट्स, दैट्स इट, लास्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। मेरे ख्याल से इससे डिटेल्ड कॉस्ट शीट आप नहीं समझ सकते थे। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज तक के 7 क्लास अपने कॉस्ट शीट पे लिए, 3 क्लास बेसिक्स पे लिए और अब रिवीजन, समरी, सब कुछ। इतना ज्यादा और मेरे से नहीं हो सकता जो मैं आपको करके दे रहा हूं। क्या एवरीबडी समझ में आ रहा है? नेहा बागरी, समझ में आया आपको मैंने जो बोला अजम्पशन? बताइए। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ना स्टार्ट करें। इट प्रोवाइड्स द टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन। फलाना फलाना बकवास है, ये सब मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए, बट आपको रीड कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग से अगर कभी पूछ ले तो ये 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में कि कॉस्ट शीट की एडवांटेजेस बताओ। बकवास है, बट मैं एक बार पढ़ाना चाहता हूं और आप इसको रीड करके जाओ तो वेरी गुड। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड किंजल, वेरी गुड नेहा। सब लोग बताओ क्लियर है रिवीजन? ये छोटा सा टॉपिक बचा है। रौनक वेरी गुड। इट प्रोवाइड द टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फिगर। एक बात बताऊं, एक और बात बताऊंगा लास्ट, प्लीज बुरा मत मानना। ये जो मैं इतना इन डेप्थ जाता हूं, कई लोगों को ये अच्छा लगता है, कई लोगों को ये खराब लगता है। भैया इतना गरोड़ के क्यों पढ़ाते हैं? काम का बात कीजिए, आगे बढ़िए, समझ कैसे आएगा? ये बात मेरा परसों को भी हुआ आलोक सर से, जब मैंने बोला आपको ये बात हुआ, सर बोलते हैं यार नवनीत तुम इतना घुस के बोलता है, तेरे को लगता है स्टूडेंट सुन रहे होंगे? पता नहीं, मुझे तो लगता है मेरे स्टूडेंट सुन रहे होंगे। और क्या आपको सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए पढ़ना है? तो मेरे पास तरीके हैं वो भी, बट अगर आपको सच में कुछ सीखना है तो मेरे पास वो तरीके हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब पढ़ रहे थे, मैंने बीटा का फॉर्मूला आपको करवाया, R इंटू एच डी ऑफ एस बाई एच डी ऑफ एम। मैं गाली खाता हूं उसके लिए बड़े बड़े टीचर से, बड़े बड़े लोगों से, तुम पागल है, ये सब चीज अभी इंटर में सिखा रहा, वो तुमको मारेगा। हम बोला मारने दो सर, बट मेरे को उनको सही इन्फॉर्मेशन देना है, भले ही काम आए नहीं आए, आगे जाके वो कुछ बोल पाएगा कि नहीं यार ये सीख चुके हैं। जैसे फाउंडेशन में आपने कई चीज सीखा, इंटर में काम आएगा, इंटर में कई चीज सीखोगे जो फाइनल में काम आएगा। क्या ये चीज गलत हो रहा है मेरे तरफ से आप बोलोगे तो आई विल चेंज माई पैटर्न ऑल्सो, बट आई थिंक अगर आपको नॉलेज मिले साथ साथ में पढ़ाई भी हो, उससे बढ़िया बात कुछ नहीं।
वरना मैं भी चाहूं तो कई चीज को ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे होगा, बात खत्म। क्यों होगा नहीं बताऊंगा। बहुत ज्यादा इस चीज पे मेरे को एक वो दुविधा आ रहा था, जो मैं परसों को बात कर रहा था, तो मेरे को लगा कहीं ये चीज गलत नहीं चले जाए, ये यार ये तो बहुत ज्यादा बोलते हैं यार, इतना काम का नहीं है। ऐसा बात नहीं है, एवरीथिंग काम का है। जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जब आप रियल लाइफ सिनेरियो फेस करोगे, सब काम आएगा। और आज वो चीज बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं भैया ये जो चीज सीखे ये बहुत अच्छे से अप्लाई, तभी तो पढ़ पाओगे कुछ चीज। पेपर पढ़ते हो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पढ़ते ही नहीं होगे। प्लीज 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 पढ़ते रहो ऐसे ही, मैं गारंटी देता हूं इंसान तो बन जाओगे। सीए पता नहीं, इंसान जरूर बन जाओगे। चलो, इट प्रोवाइड्स टोटल कॉस्ट फिगर एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, मतलब अपने टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट दोनों दिखाते हैं कॉस्ट शीट स्टेटमेंट में। जहां मांगता है अपने सम्स के हिसाब से तो वो करते हैं, बट इन रियल लाइफ दोनों बनता है। ठीक है, सम्स अगर मांगता है तो ही अपने पर यूनिट कॉस्ट शीट बनाते हैं। इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंपैरिजन, जैसे निष्ठा मैंने बोला लास्ट ईयर से इस साल कंपैरिजन करने के काम आता है। इट फेलिसिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट्स, हाँ ये काम आता है आगे हेल्प करने के लिए और एस्टिमेशंस लेने के लिए। रिक्वायर्ड फॉर सबमिटिंग टेंडर्स, यानी अगर कोई अपने को परचेज कोटा देना है या फिर बोल लो कुछ कोटेशन शो करना है, या टेंडर मतलब एक कोटेशन देना, तो वो अगर कोटेशन शो करना है तो उसके लिए मैं एस्टिमेट जो करता हूँ वो हेल्प आता है, कॉस्ट शीट एस्टिमेट्स निकाल के देता है, ये प्रोजेक्टेड है भाई इतना चार्ज ट्रेड कर लो। ठीक है, यानी ये ई और सी पॉइंट सेम है क्या, सॉरी ये वाला डी, प्रोवाइड सफिशियंट हेल्प इन अराइविंग द फिगर ऑफ सेलिंग प्राइस, वही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। टेंडर्स भी मतलब वही होता है कि मैं एक कोटा या फिर एक रेट बता पाऊं कि इतना चार्ज करना, और वही सेलिंग प्राइस, बस पॉइंट्स बढ़ाने का बात है इंस्टीट्यूट का। और लास्ट इस फेलिसिटेट्स कॉस्ट कंट्रोल, यानी अगले साल क्या यहाँ कम कर सकते हैं बाय डिस्क्लोजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी जो ऑपरेटिंग नेचर का जो भी काम किए उसमें जो जो एफिशिएंसी बता सकते हैं कि लेबर को इस तरीके से काम करो, मटेरियल इतना यूज करो, ये जो वेस्टेज होता है इसको हटाओ, उस कारण से मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है निष्ठा, आप जितना डाउट पूछना है पूछिए, आई लव इट, आई लव इट। इसीलिए तो लाइव ऑनलाइन ले रहा हूं, वरना मैं भी रिकॉर्डेड क्लासेस दे देता हूं, वो भी कब का, मई 2020 का, जो सब कर रहे हैं। बट आई वांट कि आपको फ्रेश माल मिले और मेरे साथ डिस्कशन हो, क्योंकि बुक्स चेंज हुई है इंस्टीट्यूट की और लोग वो पुराने वीडियो दे रहे, पता नहीं कैसे लोग ले भी रहे, बट आई वांट कि आपको नया प्रोडक्ट मिले, नया चीज मिले और नए हिसाब से मिले। ये जो चेंजेस आ रहे हैं इन सालों में वो इनकॉर्पोरेट करूं आपके लिए। ओके गाइज, दैट्स इट। ये था अपने लोग का प्रॉपर कॉस्ट शीट का रिवीजन। पता है आपको 1 घंटा लगा है रिवीजन कराने में। हाउ वाज इट? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू कंज्यूम माई टाइम, आई डोंट केयर। कोई गाली नहीं देता बाबू। सुनो, यहाँ आपके जो फ्रेंड्स है ना, दे ऑल्सो वॉन्ट कि ये डाउट आए ताकि उनके मन में भी आए। हो सकता है कई बार मैं पैदा करूं, मैं बोल दूं ये कराते कराते आप सोचो तो अगर ऐसा होता तो आपको लगेगा हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो ये चीज अच्छा है, आप पूछोगे तो क्लैरिफिकेशन आएगा मेरे पास। और लाइव ऑनलाइन का यही मजा है, ताकि आपका डाउट सबका डाउट बने और नहीं तो कोई आपको हेल्प भी कर सके जो बाकी लोग बैठे। आई नो किंजल, मैं इसीलिए हर चैप्टर का कराऊंगा, इवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेके आऊंगा आपके लिए, और अपने उसको भी कर लेंगे। बोलो बोलो बोलो, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट शीट स्टेटमेंट, ओल्ड न्यू, स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट शीट। अब आपको कॉस्ट शीट में और कुछ करने का दरकार नहीं है, इतना पढ़ के जाओ, वो 7-8 सवाल बना लो मेरा वाला, एंड यू आर रेडी फॉर 10 मार्क्स। यस यस, बोलो बोलो बोलो। ओके, मंडे से मिलते हैं, मंडे ठीक 11:15 बजे, नॉट 11। अच्छा, मेरा 11:15 होता है,
मंडे से यानी 22 तारीख से कॉस्ट की लाइव क्लास फॉर एवरीबडी, जितने लोग प्लीज यहां तक जरूर देख लीजिएगा। और अपने लोग मंडे से नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, विच इज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बजट। और ये प्यार का हफ्ता गया आपका 7 से 14, बजट का तंगी हुआ होगा, पापा मम्मी से पैसा मांग रहे होंगे कि भैया मंथ खत्म होने वाला है बट पैसा नहीं बचा है। नहीं होगा, ऐसा नहीं है निष्ठा, मेरा 10:45 होगा। मीट यू ऑन मंडे 10:45। बाय बाय गाइस, नया चैप्टर के साथ एनएफएम का ट्यूसडे 10:45। बाय 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 बाय।